बाकी सुपर हीरो अपनी पहचान छुपाते हैं, पर अपना टोनी स्टार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है, मैं ही आयरन मैन हूं। मैं ही आयरन मैन। उसके पास कोई शक्ति नहीं होती, जो है उसका माइंड और लोहे का जिगर। लोहे का जिगर। टोनी स्टार्क एक तरफ दुनिया को बचाने वाला हो तो दूसरी तरफ उसकी कॉर्पोरेट इमेज होती है। लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे तो जितने भी कॉर्पोरेट लीडर्स हैं वो काफी हम्बल होते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ टोनी स्टार्क का एटीट्यूड हम सब जानते हैं। जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। टोनी स्टार्क के लिए मैटर नहीं करता कि सोसाइटी उससे क्या करवाना चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, बस उसके लिए या तो हीज वे या नो वे। तो जो आपको चाहिए जनाब, वो आपको नहीं मिल सकता। हम सबको भी थोड़े इसी अनकन्वेंशनल बिहेवियर की जरूरत है, क्योंकि यही भीड़ में आपकी पहचान बनाता है। टोनी स्टार्क का ये एटीट्यूड सीखना जरूरी है, क्योंकि टाइप सी केवल चार्जर नहीं होता है बल्कि लोग भी होता है। उसके दिमाग में जो भी होता है वो बिना फिल्टर करे बोलता है। जहां तारीफ करनी होती है वो अप्रिशिएट करता है, कोई गलत है तो सीधा मुंह पे बोलता है। वो आदमी उधर वीडियो गेम खेल रहा है, उसे लगा मैं पता नहीं चलेगा और मैं चल गया। आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप बुरा लगवाकर सामने वाले को सच्चाई बता दो या तारीफ करके उसको भ्रम में रख लो। ये था रूल नंबर 1, बी अनकन्वेंशनल। इसी तरह के और भी दुनिया पर राज करने वाले रूल्स आप जानने वाले हो। रूल नंबर 2, दुश्मन को देखने का नजरिया। जोकर को अगर आप देखोगे तो वो अपने दुश्मन बैटमैन को मारना नहीं चाहता, उसके साथ में बस खेलना चाहता है। बैटमैन से कहता है, अगर तुझे मार दिया तो मैं अकेला क्या करूंगा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा। दुश्मन कई बार आपको कंप्लीट करते हैं, इनके बिना आप अधूरे होते हो। किसी भी इंसान का कद जानना है तो पता करो उसका दुश्मन कौन है। जितना बड़ा दुश्मन उतना बड़ा वो। हम बहुत जल्दी किसी को भी अपना दुश्मन बना लेते हैं और फिर गुस्से में उसके साथ में बुरा करना चाहते हैं। उसके साथ में शतरंज की तरह खेलो, दिमाग चलाओ। सिलिकॉन वैली ताकत की वजह से नहीं, वहां के फाउंडर्स के दिमाग की वजह से है। जैक स्पैरो समुद्र का ठग है, लड़ाई की वजह से नहीं, दिमाग की वजह से, चतुराई की वजह से। जैक स्पैरो के पास में कई चालाकी और स्ट्रेटेजीज होती है सामने वाले को झुकाने के लिए, इसलिए लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके दिमाग की शक्ति कम पड़ती है तब आप हाथ चलाते हो, गुस्सा चलाते हो। मैदान में किसी भी कमजोर इंसान को देखना है तो उसका गुस्सा देख लो। रूल नंबर 3, बहुत ज्यादा प्लानिंग मत करो। हम बहुत प्लानिंग करके उसे करते नहीं है। ब्रूस ली ने कहा, इफ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट अ थिंग यू विल नेवर गेट इट डन। जोकर प्लानिंग नहीं करता, क्योंकि ना उसको कुछ पाने का लालच है ना उसको कुछ खोने का डर। वो तो बस जो करता है एंजॉय करता है, इसीलिए शायद नाम जोकर है। क्या मैं वाकई प्लान बनाने वाला लगता हूँ? सोचता नहीं, बस कर देता हूँ। कैप्टन जैक स्पैरो समुद्र में रहने को एंजॉय करता है, उसे कहीं पहुंचना नहीं होता है, बस समुद्र में खोए रहना पसंद है। उसके लिए गोल से ज्यादा एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। और जिंदगी में जीने का मजा भी तब आता है जब हम जीतने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए जीते हैं। आप भी अपने समुद्र में खो जाओ, सिर्फ किनारा पाने के लिए मेहनत मत करो। शेरलॉक होम्स कोई भी केस इसलिए सॉल्व नहीं करता क्योंकि उसको सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ना होता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो उसके लिए नशा होता है। कई बार कुछ साबित करने के लिए या सॉल्व करने के लिए वो इतना खो जाता है कि वो अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल देता है। रूल नंबर 4, प्रैक्टिस। किसी मूवी में कैमरा कितना हिल रहा है उसको देखकर आप पता लगा सकते हो कि एक्टर ने उस फाइटिंग सीन के लिए कितनी प्रैक्टिस की हो। ज्यादा कैमरा शेक हो रहा है, कट्स ज्यादा है, एडिटिंग ज्यादा है और स्पीड से एंगल चेंज हो रहे हैं तो समझ जाओ कि एक्टर की कमियां छुपाई जा रही है। जॉन विक मूवी को देखकर लगता है कि जैसे रियल में वो फाइट कर रहा है। आप बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियो देखो, लग रहा है कि एक्टर कितना प्रिपेयर्ड है। कियानो रीव्स ने इस मूवी के लिए रियल फाइटिंग प्रैक्टिस की, इसीलिए जॉन विक इतना रियल लगा और आपका भाई शकील का फेवरेट बना। रूल नंबर 5, बी अ मैन ऑफ फोकस। जॉन विक को खतरनाक बनाता है उसकी ये पर्सनैलिटी कि वो सिर्फ गन की प्रैक्टिस नहीं बल्कि मामूली चीज को भी वायलेंट तरीके से यूज कर लेता है। पेंसिल से मारना हो, बुक से हो, कार ड्राइव करके मारना हो या केवल हाथ से, वो कभी भी नियत्ता फील नहीं करता है। आप एक चीज की, 2 चीज की, 10 चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप हर चीज की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यहाँ काम आती है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपका उस स्थिति पर कितना ध्यान है और इसकी आपने कितनी प्रैक्टिस की है। कैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मौके को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। जिंदगी हर बार सिलेबस से बाहर सवाल देती है, आप जो प्रैक्टिस करते हो वो नहीं आता है। इसलिए फोकस को बढ़ाओ और फोकस को बढ़ाने के लिए आपको अपने सारे सेंसेस को एक्टिवली यूज करना होगा। हमारे पास 5 सेंसेस है पर हम सबसे ज्यादा आंख पर ही डिपेंड होते हैं। शेरलॉक होम्स हर वक्त अपने सारे सेंसेस की एबिलिटी को यूज करता है, यानी हर वक्त अवेयर होना। जो भी आप सेंस करते हो, चाहे स्मेल हो, टेम्परेचर हो, नॉइस हो या साइट हो, जब आप पूरी चेतना से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो तब आप डिटेक्टिव की तरह डॉट्स कनेक्ट करते हो। शेरलॉक होम्स बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच रखता है। उसे इंसान के इमोशंस बट सर्वाइवल स्ट्रेटेजी लगती है। उसे मजा आता है ब्रेन वर्क में। ये दिमाग चलाए बिना रह नहीं सकता। एक इंसान नशे में हाई रहना चाहता है, उसी तरह शेरलॉक होम्स दिमाग चलाने से हाई होता है। आप उसके दिमाग चलाते हुए देखकर शॉक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
शेरलॉक जब पहली बार क्राइम के बारे में सुनता है तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा दिमाग चलाने लग जाता है। वो क्लाइंट्स को सुनता है, फिर भेज देता है, उसके बाद वो कुछ नहीं करता है। कई दिनों तो वो किसी से बात तक नहीं करता है, अपने दिमाग में सारे डॉट्स कनेक्ट करता है और जहां जाता भी है या जिससे मिलता भी है, जो भी वो करता है हर चीज को उसी से जोड़ने की ट्राई करता है। और ऐसा हमारे साथ होता भी है, जब हम कुछ खोज रहे होते हैं तब हमें हर जगह वही मिल रहा होता है, तब छोटी से छोटी चीज आपको जवाब देने लगती है। और यहाँ पर लियोनार्डो दा विंसी भी कहते हैं कि ये दुनिया ठीक से समझोगे तो आपको सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेगा। रूल नंबर 6, बी अनप्रेडिक्टेबल, लोगों के समझ मत आओ। जोकर के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों इंसानों के बनाए हुए मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है। जोकर को देखकर पहले क्या था, आगे क्या बनेगा, यह बताना मुश्किल है और शायद यही चीज आपको शक्तिशाली बनाती है। जोकर जब भी अपने पास्ट की बात करता है तब आप श्योर नहीं होती हो कि वो सच बोल रहा है। वो जब भी अपने फेस के कट की कहानी बताता है तो हर बार सामने वाले इंसान के अकॉर्डिंग नई कहानी बताता है। जैसे एक बार उसके फादर ने वो गाँव दिए थे, जानना चाहोगे कि ये जख्म मुझे कैसे मिले? मेरे पिताजी वो मेरे मुंह में चाकू घुसा देते हैं। तो कई बार अपनी वाइफ को खुश करने के लिए खुद से ही इसने कट करा था। जानना चाहोगी ये मुझे कैसे मिला? तो मेरी एक बीवी थी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये लोगों को पता चल जाता है, तब आप हल्के और कम इंटरेस्टिंग बनते हो। जॉन विक मूवी शुरू होते ही हमें दिखता है कि लोग कितना डरते हैं जॉन विक से, इसलिए हमें जानना होता है कि जॉन विक का अतीत कैसा रहा होगा। और जॉन विक का हर एक्शन भी हमारे लिए काफी हद तक अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। वैसे इस रूल को एक और कैरेक्टर फॉलो करता है, वो है मनी हाइस्ट के प्रोफेसर। रूल नंबर 7, सेल्फ कंट्रोल। एक एबिलिटी बैटमैन को पावरफुल बनाता है, वो है उसका खुद पे कंट्रोल। हमारे अंदर जो भी इंपल्सेस आती है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, फिर चाहे वो गलत हो या फिर उसको करने के बाद में हमारी वैल्यू गिर रही हो। बैटमैन कई बार चाहे तो जोकर को मार सकता था और उसका मन भी था, पर सेल्फ कंट्रोल करा क्योंकि वो उसकी वैल्यू सिस्टम में नहीं था। और इसी वजह से पुलिस कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि बैटमैन गुस्से में कोई भी गलत एक्शन नहीं लेगा। रूल नंबर 8, डर आपसे तैयारी करवाता है। डर को ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि उसमें कुछ पाने की चाह होती है। जिस गुफा से आप डरते हो उसी में वो खजाना होता है जो आप ढूंढ रहे होते हो। बचपन में ब्रूस वेन जब कुएं में गिरता है तब बैट्स को देख लेता है, तब से एक फोबिया या डर पैदा हो जाता है बैट्स को लेकर। लेकिन ब्रूस एक दिन बैट्स के डर का सामना करता है, तब पता चलता है कि वो जो करना चाह रहा था उसका जवाब इसी डर में था, यानी कि बैटमैन। अब एक डर ऐसा है जो काफी जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो है मौत का डर। No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. बैटमैन का मेरा यह फेवरेट सीन, जिसको मैं 100 बार देख चुका हूँ। इस सीन में बैटमैन उस कुएं में इतना बड़ा जंप तभी लगा पाता है जब वो बिना रस्सी के ट्राई करता है, क्योंकि तब मौत का डर होता है। सारे मार्वल कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा डर टोनी स्टार्क में बताया गया है। पहला आयरन मैन का शूट भी तब बनाया था जब टेररिस्ट ने कैद कर लिया था, तब वहां से फाइट करके निकलना था। आयरन मैन 2 में उसके शरीर में लगे पैलेडियम के जहर फैलते वक्त भी टोनी स्टार्क के अंदर डर दिखाया जाता है उसके मरने का, तभी वो उसके ऊपर काम भी करता है। इस बीमारी का इलाज फौरन नहीं हो सकता। और भी कुछ बुरा करना है क्या? टोनी स्टार्क का डर उससे मेहनत करवाता है। फर्स्ट एवेंजर्स मूवी में न्यूयॉर्क अटैक के बाद में उसका डर और बढ़ जाता है और उसे लगता है कि जिस तरह से नई नई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है तो एक दिन वो हार जाएगा, उसके पास में इनफ हथियार नहीं है। इसी वजह से एवेंजर्स फर्स्ट के बाद में आयरन मैन 3 में उसको डरावने सपने भी आते हैं, बेचैनी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो 72 घंटे काम करते हैं उस एक दिन फाइट करने के लिए। सर, मैं आपको याद दिला दूं कि आप पिछले 72 घंटों से सोए नहीं हैं। और इसी डर की वजह से हम हर पार्ट में उसको खुद को अपग्रेड करते हुए देखते हैं, अपने एआई रोबोट को, अपने शूट को, अपने हथियार को या फिर अपनी बिल्डिंग को। टोनी अपनी टीम को अलर्ट भी करता है। वहाँ दूसरी दुनिया में जो है वो सबसे बड़ा खतरा है, हम उससे कैसे जीतेंगे? हाँ, डर आपसे काम करवाता है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे एक दिन पैसा ना होने का डर हो, हेल्थ खराब होना हो, एक्सेट्रा। रूल नंबर 9, अपने शब्द बर्बाद मत करो। आप क्या हो, क्या कर सकते हो, क्या करने जा रहे हो, आपके एक्शन से लगना चाहिए। जॉन विक को देख कर लगता है कि वो हंट करने के लिए जा रहा है और उसे अब मारना है, तो बस भयानक मॉन्स्टर एक्टिवेट हो चुका है, अब वो बैक स्टेप नहीं लेगा। सबको पता है जॉन विक अपना कमिटमेंट पूरा करके ही रहता है, इसलिए योसेफ जब जॉन विक के पैट को मार लेता है और उसके कार को भी लेकर आ जाता है, तब उसके फादर विगो इतने बड़े रशियन क्राइम बॉस और तरासो फैमिली के हेड होने के बावजूद अपने बेटे से बोलते हैं कि जॉन विक किसी भी तरीके से तुझे ढूंढ कर मार ही लेगा, तुझे पता नहीं है तूने क्या कर दिया है। जॉन विक की ये इज्जत एक्शन से बनी है, शब्दों से नहीं। कई बार तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। रूल नंबर 10, मैदान में तालियां और शोर सुनने के लिए आपको अकेले में शांति में खपना होता है। टोनी स्टार्क का कूल तरीके से चीजों को हैंडल करने का अंदाज ही उसे स्ट्रांग बनाता है। सॉरी जो भी हो तुम, आज पृथ्वी का शटर डाउन है। कहो कि तुम मुझसे रहम की भीख मांगने वाले हो। मेरा इरादा तो तुमसे भी मंगवाने का। मूवी में टोनी स्टार्क की 2 साइड्स दिखाई गई है, एक रिचेस्ट बिजनेसमैन और दूसरा आयरन मैन। पर एक और साइड है जिसे काफी कम शो करा है, वो है जब वो खुद को अपग्रेड करता है, यानी मैकेनिक वाली साइड। आप एक मैकेनिक है ना? हाँ,
तो फिर कुछ बनाते क्यों नहीं? टोनी को हर चीज खुद से बनानी होती है, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या फिर कोई खोज करनी हो। मुझे याद है तुम हर काम अपने आप करते हो। वो अकेले में काम करने में इतना खो जाता है कि उसके शरीर में लगे पैलेडियम की वजह से जहर फैल रहा होता है और उसकी हालत खराब हो रही होती है, तब भी वो काम करता है। उसे हर वक्त गैराज में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से वाइफ के साथ में रिलेशन भी खराब होता है। हार्डली कभी वाइफ के साथ में सोते भी है, तब ये हो जाता है। इसे नींद में मैंने ऑर्डर दिया होगा। मैं नीचे सोने जा रही हूँ, खेलो अपने खिलौनों से। आपको घंटों घंटों अकेले में अपने आप को अपग्रेड करने में देने होते हैं मैदान में इंटरेस्टिंग बनने के लिए। रूल नंबर 12, चीजों को सिंपल कर दो। शेरलॉक होम्स को देखकर लगता है कि यार कोई इंसान इतना स्मार्ट हो कैसे सकता है। तो सवाल यह है कि क्या हम भी इतने स्मार्ट हो सकते हैं? तो जवाब है यस। मूवी में शेरलॉक होम्स कहते हैं कि ये एलिमेंट्री है, Elementary, my dear Watson. यानी कि आम इंसान भी बेसिक चीजों से इतना स्मार्ट बन जाता है। विंसी कहते हैं सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। इसी पर स्टीव जॉब्स कहते हैं सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। हमें सिंपल चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं लगती है क्योंकि वो सिंपल है, इसीलिए मुश्किल और एडवांस चीजों में ही जाते हैं बिना फंडामेंटल्स क्लियर करे। असली जिंदगी के आयरन मैन इलॉन मस्क ने इंटरव्यू में कहा है कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हैं किसी भी चीज के तह तक जाने में, उसके फंडामेंटल्स समझने में। जब बात रॉकेट की आई तो इलॉन मस्क ने पूछा कि रॉकेट किससे बनता है, तो जवाब मिला एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम एलॉयज प्लस कुछ टाइटेनियम कॉपर और कार्बन फाइबर। फिर सवाल करा कि मार्केट में या कितने में मिलते हैं, तो जवाब मिला कि रॉकेट की प्राइस से ये मटेरियल्स 2% की प्राइस पर मिलते हैं। तो $1 मिलियन खर्च करने से अच्छा है इन्होंने खुद की कंपनी बना दी, सस्ते में माल को खरीद लिया और रॉकेट बिल्ड कर दिया, कंपनी बन गई स्पेसएक्स। ये था फर्स्ट प्रिंसिपल। एडवांस में जाते जाते फंडामेंटल्स बेसिक रूल्स मत भूलो। रूल्स करते रहते हैं, बेसिक रूल भूल गए। चीजों को सिंपल रखो, सब सिंपल ही होता है, हम उसको डिफिकल्ट बना लेते हैं। रूल नंबर 13, सवाल करो। जीनियस होने का मतलब जवाब देना नहीं बल्कि सही सवाल करना है। जो सवाल नहीं करता वो केवल याददाश्त पर ही भरोसा करेगा। किसी भी खोज के तह तक जाओगे तो उसका कारण आपको एक सवाल मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा क्यों करते हैं? बताओ ना पापा, हम ऐसा क्यों करते हैं? जवाब नहीं मिला, हमने सवाल पूछने बंद कर दिए। वॉल्टर कहते हैं इंसान को जज उसके सवालों से करो, ना कि उसके पास कैसे जवाब है उससे। शेरलॉक होम्स के दिमाग में हर वक्त सवाल होते हैं, वो सिर्फ सवालों से ही अपने डॉट्स कनेक्ट कर पाता है। हम सबकी 1 सेकंड की दूरी पर गूगल है, पर पता है सबसे ज्यादा फायदा इसका कौन लेगा? जो जैसे सवाल सर्च करेगा। हर चीज सवाल से शुरू होती है, ये वीडियो भी। रूल नंबर 14, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जो कि स्टीव जॉब्स ने कहा है, जिसे जैक स्पैरो ने अच्छे से अप्लाई करा है। जैक स्पैरो एक जादूगर है जो किसी भी सिचुएशन में अपनी चालाकी से खुद को जीता ही लेता है। आप भले अपने 5 सेंसेस यूज कर लो, आपको वो चकमा दे ही देगा। मैं तो सोचता हूँ क्या हो अगर शेरलॉक होम्स इसको डिटेक्ट करे। जैक स्पैरो बाहर से मूर्ख लगता है, फनी लगता है, इसीलिए लोग इससे धोखा खा लेते हैं। हल्के में लेकर लोग इसे सब बता देते हैं जो नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, ये थे दुनिया पर राज करने के रूल्स। इस वीडियो के कंटेंट में मैंने हेल्प ली है स्टफ